चलिए बेटा, सब लोग तैयार हो जाइए, ऑनलाइन वाले भी हमारे मित्र तैयार हैं और शुरू किया जाए। हाँ, आज लग रहा है हमारे मित्र खाली हैं लोग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बेटा भी शुरुआत हुई है, बेसिक लेवल पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं अर्थव्यवस्था में, उन संसाधनों को किसके नियंत्रण में दिया जाए। ये दो प्रकार की सोच थी। ऐसे समझो, जैसे हम लोग क्या गांव में पहले एक संयुक्त परिवार की अवधारणा हुआ करती थी। एक मुखिया होते थे, उनके 4-6 बच्चे होते थे, सारे बच्चे के बच्चे होते थे, तो संयुक्त परिवार होता था ना बेटा। लेकिन घर की सारी बागडोर किसके हाथ में होती थी? मुखिया के हाथ में होती थी। सारा फंड भी उन्हीं के पास आता था, पैसा रुपया हर चीज उन्हीं के पास रहता था। वो पूरे परिवार को एक साथ चलाते थे। उससे फायदा क्या होता था वो जरा समझें। जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक नौकरी कर रहा है, 2-3 खेती बाड़ी में बड़ी गंभीरता से लगे हैं, एक घूम रहा है गांव भर, वो काम ही नहीं करता कुछ। हाँ, रहते हैं सब लोग एक जैसे तो होते नहीं। अब यह है कि उस परिवार की आय में सबका योगदान हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि क्षमताएं कहाँ एक जैसी होती हैं सबकी। लेकिन परिवार का मुखिया अपने हर बच्चे को एक बराबर ध्यान देता था। जो सिर्फ गांव भर घूमता था ना, उसके भी बच्चे की अगर तबीयत खराब होती थी तो मुखिया पूरी ताकत लगा देता था। अभी क्या हो गया है कि अभी तो आप देख रहे हो 1991 के बाद वो कॉन्सेप्ट ही टूट रहा है बुरी तरह से। संयुक्त परिवार की अवधारणा ही टूट रही है, क्योंकि भारत इतना मजबूत है बेटा अपनी परंपराओं से कि इतनी जल्दी ये व्यवस्था टूटने वाली नहीं है। और संयुक्त परिवार आपने नहीं देखा, मैंने देखा है गांव में अपने बचपन में। आप जिसको संयुक्त परिवार समझ रहे हो परिभाषा से, वो संयुक्त परिवार तो कुछ नहीं है। एक एक घर में 80-80 लोग होते थे, 90-90 लोग होते थे, स्त्री पुरुष बच्चों को मिला के। वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब जाहिर सी बात है कि अभी जैसे जैसे आर्थिक उदारीकरण हुआ, वैसे वैसे जो हम लोगों की सोच है, पारिवारिक भूमिका है, वो सब बदलती गई। एक दिन मैंने नाम लिया था, एक जर्मन समाजशास्त्री है मैक्स वेबर। उन्होंने कहा था कि जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा समाज हो जाता। यानी जैसी अर्थव्यवस्था अपना स्वरूप धारण करेगी वैसे ही समाज हो जाता। क्लियर है बेटा? समाज अर्थव्यवस्था का पीछा करता है। और मुझे लगता है आप देख भी रहे हैं, 1991 के बाद हम लोगों की सोच, हम लोगों के विचार और परिवार की अवधारणा एकदम से बदल गई। यूनिटरी फैमिली का बोलबाला बढ़ रहा है, एकात्मक परिवारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। बोल नहीं रहे हैं, कारण है भौतिकवादी जो आवश्यकताएं हैं हम लोगों की, फिजिकल नीड, वो बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत बढ़ चुकी हैं। इतने भौतिक संसाधन हो गए हैं बेटा आज के दौर में कि हम उसके पीछे एकदम पागल की तरह से दौड़ रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत के बाद जो भी हमारे पास सरप्लस आ रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम किसी और के ऊपर खर्च करें। हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं बेटा, अवधारणा है वो हम आपको बता रहे हैं। आदमी रातों दिन जब मेहनत कर रहा है ना, तो सामने वाले को देख के उसको गुस्सा लगती है कि हम रातों दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये घर में खाली बैठे रहते हैं, और कमाए हम तो इनके ऊपर काहे खर्चा करें, ये भी मेहनत करें। यही सोच तो आजकल डेवलप हो रही है। और वजह यह है कि नीड इतनी बड़ी हो गई है हम सब लोगों की कि वो नीड कभी पूरी हो ही नहीं पा रही। हमेशा हाँफ रहे हैं, वो सभी हाँफ रहे हैं बेटा। वो जिसकी 5,000 10,000 रुपये महीने चल रही है वो भी हाँफ रहा है, जिसकी 10-12 लाख रुपए महीने चल रही है इनकम है वो भी हाँफ रहा है, एक बराबर। हाँफने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, परेशान होने का तरीका अलग अलग है। वो अपनी आवश्यकताओं में परेशान है। 5,000 वाला अपनी आवश्यकता, वो साइकिल का टायर बदलने के लिए परेशान है। उसकी साइकिल का टायर खराब हो चुका है, वो 100-200 रुपये चाह रहा है, अपने साइकिल का टायर कैसे बदलना है। वो अपने फॉर्च्यूनर का टायर बदलने के लिए परेशान है, क्योंकि मालूम चला 1.5 लाख का टायर लगना है, अब उसको मैनेज करना है उनको। तो परेशान यहाँ हर कोई है बेटा। बस ये है कि नीड सबकी अलग अलग हो रही है। तो बस ऐसे एक तुलना कर लो, संयुक्त परिवार माने साम्यवाद और एकात्मक परिवार माने पूंजीवाद। अगर आपके दिमाग में कुछ तुलना करने का मन हो तो आप इसे बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो ये सोचा गया बेटा कि व्यवस्था कौन सी अच्छी है। तो आप खुद मुझे बताइए कि संयुक्त परिवार अच्छा है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा समझते हो? इसकी परिभाषा है बेटा, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है। हम बोल रहे हैं जब माँ बाप और उनके विवाहित संतानें एक ही छत के नीचे रहते हो, माता पिता और विवाहित संतानें एक ही छत के नीचे रहते हो, तो ऐसे परिवार को हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। जब एक ही परिवार के रूप में माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें रहती हो, जिनका विवाह न हुआ हो, तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? एकात्मक। वैसे हमारे यहाँ टिपिकल एकात्मक परिवार भी नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत अभी एकात्मक परिवार वाला देश नहीं बना, अमेरिका है, यूरोप है, वो यूनिटरी फैमिली वाले लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके अविवाहित बच्चे साथ रहते हैं। बच्चों का विवाह हुआ, अपनी अलग फैमिली, अपना घर, सब कुछ अलग मैनेज करें। अभी हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा में तो अभी हम लोग पूरी तरह से आते हैं, माता पिता और उनकी वो संतानें भी एक साथ रहते हैं जिनका विवाह हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि रहना नहीं चाहते। एकात्मक सोच अभी है बच्चों में कि हम अपने परिवार के साथ सेपरेट रहें, अपनी इनकम करें, अपनी जरूरतों को पूरा करें। तो संयुक्त परिवार मतलब आप समझ लो साम्यवादी अवधारणा, और एकात्मक परिवार मतलब समझ लो पूंजीवादी अवधारणा। माने समझने के लिए, इसे कोई बहुत तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम मनुष्यों के दिमाग में जरूर आया कि आखिरकार देश को कैसे चलाया जाए, व्यवस्था को कैसे चलाई जाए। इसमें दो बड़ी एक टिपिकल कॉन्सेप्ट आया। एक कॉन्सेप्ट ये आया कि भाई सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहे, सब कुछ, और सरकार लोगों की देखभाल करे। ये भी ठीक है। सब कुछ किसके हवाले कर देना है? सरकार के, यानी सब कुछ मुखिया के हवाले कर देना है, और मुखिया अब सोचे किसके लिए क्या करना है। एक व्यवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, वो कहती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपना कमाइए, अपना देखिए। जो आजकल शायद यही हो रहा है कि अपनी इनकम करिए और अपने ऊपर खर्चा करिए, जितना आप कमाते हैं उतना खर्चा करो। मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे, आपकी जिंदगी ज्यादा सुखद होगी। कम मेहनत करोगे, कम कमाओगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी बेहतर नहीं होगी। ये पूंजीवाद हो गया। तो थोड़ा शुरुआत की, या कुछ लिखा तो था हम लोगों ने, शायद एक डायग्राम शायद बनाया था, और अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था, और एक तीसरी व्यवस्था हम लोगों ने बनाया था, क्या बेटा? मिश्रित। तो मिश्रित में दो प्रकार के मिश्रित हो गई, एक पूंजीवाद में साम्यवाद, एक साम्यवाद में पूंजीवाद। तो बारी बारी से बेटा थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। शुरुआत करें। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होती है, क्यों होती है, थोड़ा इसको समझना होगा बेटा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो एक मोटा मोटा आइडिया तो दिमाग में आ ही रहा है बेटा। अगर हम बहुत एक्यूरेट नहीं हो रहे हैं तो भी एक मोटा मोटा आइडिया तो दिमाग में आ ही रहा होगा। 2 दिन से हम बात कर रहे हैं इस विषय पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है बेटा, इसीलिए कहते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था उपभोक्तावादी भी होती है। तो क्यों होती, सब आपको समझ में आएगा, हम सब समझाने का प्रयास करेंगे। और पहला ये कि संसाधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। यानी सरकार ये कहती है कि हमारा सरोकार कुछ खास चीजों तक सीमित रहने दीजिए। यानी सरकार ये कहती है कि हमको लैंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सामान्य प्रशासन से मतलब रखने दीजिए, बाकी काम आप लोग करिए, आम जनता काम करेगी। क्लियर है बेटा? साम्यवादी व्यवस्था में सरकार कहती है कि मात्र कानून व्यवस्था ही नहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हर जिम्मेदारी है। टूथपेस्ट आपको अगर मिलेगा तो हम निर्धारित करेंगे, आपकी हर छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान हम रखेंगे। और पूंजीवाद में सरकार क्या कहती है? सिर्फ कानून व्यवस्था और प्रशासन का काम हम देखेंगे, बाकी की जिम्मेदारी सब आपके ऊपर होगी, निजी लोगों के ऊपर होगी। वही बनाए, वही बेचे, वही बाजार में जाए, जो खरीद सकता खरीदे, और जो नहीं खरीद सकता ललचाई हुई नजर से देखे कि अच्छा तो लग रहा है, पैसा ही नहीं है। तो पैसा लेके आइए, कमाइए और खरीद के लेके जाइए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास बढ़िया मोबाइल है कि नहीं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। आपके पास एप्पल 14 प्रो है कि नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं। पैसा कमाइए, जाके खरीदिए, मार्केट बिक रहा है। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी सरकार लेती तो मोबाइल सबके पास उपलब्ध हो, ये जिम्मेदारी सरकार की होती। बोल नहीं रहे। तो निजी में क्या है कि आपके पास चॉइस ढेर सारी रहती है,
आप जितना परिश्रम करो उस हिसाब से कैटेगराइज होके आप अपनी चॉइस को पूरा करो। क्लियर बेटा? लिखें। इस अर्थव्यवस्था, सॉरी, अच्छा ये तो हो गया था ना बेटा कि संसाधनों के आधार पे बंटवारा होता है। पिछले बार चर्चा हम कर चुके थे, तो बार बार एक ही चीज क्यों बात करें, है ना बेटा? लिखें। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संसाधनों के, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के संसाधनों के 95% भाग पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है बेटा? निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी लोगों का अधिकार होता है। ठीक है? जबकि 5% भाग पर, जबकि 5% भाग पर किसका बेटा? सरकार का नियंत्रण होता है। 5% का मतलब कौन सा इलाका होगा? लैंड ऑर्डर है, प्रशासन है, ये सब किसके अधीन होगा? ये कभी निजी के अधीन नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था चाहे जैसी हो, वो साम्यवादी हो, पूंजीवादी हो, चाहे जैसी हो, कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जो सिर्फ सरकार को ही करने पड़ेंगे। पुलिसिंग सिर्फ सरकार करेगी, निजी पुलिस नहीं हो सकती। न्यायालय सिर्फ सरकार के होंगे, निजी न्यायालय नहीं हो सकते। कानून व्यवस्था के लिए जो लोक प्राधिकारी होंगे वो निजी नहीं हो सकते। तो कुछ काम तो सरकार को करना ही पड़ेगा, सरकार उसे पल्ला नहीं झाड़ सकती। लिखें। 5% से अभिप्राय, 5% से अभिप्राय कानून व्यवस्था एवं प्रशासन आदि से है, जिसे निजी स्वामित्व में नहीं दिया जा सकता। जिसे निजी स्वामित्व में नहीं दिया जा सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, वो संभव ही नहीं है। निजी स्वामित्व में नहीं दिया जा सकता, सहमत है बेटा? नहीं, ये संभव भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके शहर में 500 थाने होंगे, एक रिलायंस वाला थाना, एक टाटा वाला, एक अडानी का थाना, ऐसा थोड़ा ही होगा। अगर ऐसा होगा तो वहां पार्शलिटी होने लगेगी बेटा। इसे सरकार कहती है कि हम इसको हैंडल करेंगे ताकि यहाँ कोई पार्शलिटी ना हो। क्लियर है बेटा? लिखें। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा कीमत पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा कीमत पर निजी लोगों का नियंत्रण होता है। उत्पादन तथा कीमत पर किसका बेटा? निजी स्वामित्व होता है या निजी लोगों का नियंत्रण होता है। अब थोड़ा सा रुकिए, आराम आराम से बेटा, घबराइए मत। अर्थव्यवस्था भी पूरा पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हड़बड़ी दिखाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा, पूरा करने के चक्कर में नुकसान हो जाएगा। जब कीमत पे निजी लोगों का नियंत्रण होगा तो एक डर सता रहा है, दिमाग में एक डर आ रहा है कि निजी लोग अनाप शनाप की कुछ भी कीमत रख लेंगे, सरकार का नियंत्रण है ही नहीं है कुछ। और मैंने आपसे कहा कि कीमतों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो किसी दूसरे ढंग से नियंत्रण जरूर स्थापित करती है, लेकिन सीधे सीधे कीमतों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बता रहा हूं, टमाटर की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, सरकार टमाटर की कीमत को घटाना चाहे, मान लीजिए, चाहे क्या, घटाने की कोशिश करेगी, कैसे घटा सकती है? आदेश जारी कर दे, भाई टमाटर इतने रुपए किलो से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, कर सकते हैं ऐसा आदेश जारी? सवाल ही नहीं है। तो फिर कैसे नियंत्रण करेंगे? सोच के बताइए, सोच के बताइए बेटा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आराम से बता सकते हैं। सरकार खुद ही टमाटर बेचने लगे, क्यों?
हाँ भाई, कोई बहुत इसमें आश्चर्यजनक चीज नहीं है। सरकार खुद ही अपने स्टोर खोल खोल के जगह जगह टमाटर बेचने लगे, और सरकार कह देगी 60 रुपए किलो टमाटर, और ठेले वाला बेच रहा है 200 रुपए किलो टमाटर। बेचो और देखो तुम्हारे ठेले पे एक बोहनी नहीं होगी। तो सरकार इस तरह से नियंत्रण कर लेती है। लेकिन ये सरकार का थोड़ा सा एक टिपिकल वर्क है। एक सिंबॉलिक रूप से सरकार क्या करती है, जैसे प्याज की कीमत एक बार बहुत बढ़ गई, सरकार ने कहा हम प्याज बेचेंगे। सरकारी गाड़ियों ट्रक में प्याज लाद के कहीं एक जगह रोक लेती थी शहर में, और माइक से बोलना शुरू करते थे। अब अगल बगल ठेले वाले थे, अब नहीं बेच पाएंगे ना। हाँ, वहां भीड़ हो जाती है, डेफिनेटली हो जाती है। तो सरकार ये सब तो कर सकती है, लेकिन सरकार किसी को आदेश नहीं दे सकती कि आप इतने कीमत पे बेचिए, उतने कीमत पे बेचिए, नहीं कर सकती है सर। क्लियर है। एक दूसरा भी उपाय है, जैसे आपने कभी अर्थव्यवस्था पढ़ा हो, तो मैंने इसलिए कहा कि एनसीईआरटी बेटा थोड़ा सा जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो संभव नहीं है बता पाना। जैसे आप देखते हैं किसी वस्तु की जो कीमत होती है, प्राइस होती है, वो मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, डिमांड एंड सप्लाई से निर्धारित होती है। डिमांड माने मांग, पूर्ति माने आपूर्ति, सप्लाई। जैसे अगर किसी चीज की आपूर्ति बाजार में ज्यादा होने लगे, उसकी कीमतें घट जाती है, और किसी चीज की पूर्ति कम होने लगे तो उसकी कीमतें बढ़ सकती है। आम वगैरह सीजनल जो फ्रूट है, इसके बहुत सुंदर उदाहरण है। आम जब शुरू शुरू में आता है बहुत महंगा होता है, क्यों? आपूर्ति कम हो रही है, डिमांड ज्यादा है। और जैसे ट्रक के ट्रक आम आने लगते हैं शहर में, वैसे आम की कीमत नीचे हो जाती है। अभी फिर अब सप्लाई घट रही है, अब सीजन ऑफ हो रहा है ना, सप्लाई घट रही है, अब कीमत आप देख रहे हो फिर ऊपर बढ़ रही है। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का नियम। तो सरकार सप्लाई बढ़ा के भी कीमतों को घटा सकती है। अगर वो टमाटर का जबरदस्त आयात करना शुरू कर दे उन देशों से जहां टमाटर का उत्पादन ज्यादा हो रहा हो, तो आपके मार्केट में टमाटर की आपूर्ति बढ़ जाएगी और टमाटर की कीमतें खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएंगी। ये भी तरीका है। बोल नहीं रहे बेटा, ये तो ठीक है सरकार हस्तक्षेप करती है, लेकिन एक चीज बताइए, मोबाइल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो सरकार कैसे घटा दे? मोबाइल बनाने लगे, कार की कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगे तो क्या सरकार कार बनाने लगेगी? तो नहीं हो सकता। इनके क्या उपाय हैं? तो इसी को लेके पूरी दुनिया में डिबेट शुरू हो गई। अच्छा, ये सोच जानते हो किसकी है? ये पूंजीवाद की सोच एडम स्मिथ की है। उनको पूंजीवाद का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट दिया, ये सब निजी हाथों में छोड़ दीजिए, आप पचड़े में मत पड़िए। अब इसमें समस्या ये हो गई कि अगर सब कुछ निजी हाथों में छोड़ दिया जाए तो जनता को तो लूट लेंगे ये। निजी लोग कोई मुरव्वत नहीं करते बेटा जनता के साथ, क्यों मुरव्वत करें? वो जनता को लूटेंगे। लेकिन एडम स्मिथ ने यह बताया कि जनता को नहीं लूट पाएंगे, क्योंकि यहां लुटेरे बहुत हैं। जब बहुत लुटेरे हो जाएंगे तो आपस में कंपटीशन करने लगेंगे और फिर लूट घट जाएगी। अरे मैं बता रहा हूं, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब लूट बढ़ेगी ना बेटा, तो यहां लुटेरे ज्यादा आ जाएंगे और फिर आपस में कट मरेंगे लुटेरे, क्योंकि हर लुटेरा ये कहेगा मैं थोड़ा कम लूटूंगा आपको, और इनके आपस में इतनी कंपटीशन होगी कि बहुत मार्जिन पे आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। मार्केट में अगर कोई चीज की कीमतें अगर बढ़ रही हो, तो हमारे पास अगर उसका ऑप्शन प्रोडक्ट होगा तो हम उसे खरीदेंगे। बोल नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उत्पादक लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये आपस में कंपटीशन करने लगते हैं, आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं, और इस प्रतियोगिता का हमेशा लाभ कंज्यूमर को होता है, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। तो मार्केट पे राज कौन करता है? कंज्यूमर, उपभोक्ता। अरे बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, मार्केट से क्या हम खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे वो हमारा मन, जबरदस्ती कोई खरीदवा देगा? नहीं। जब मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दो चीजों पर, क्वालिटी पे, प्राइस पे। और मार्केट में अगर 72 प्रोडक्ट बिक रहे हैं एक ही चीज के, तो डेफिनेटली हम उसमें तो कंपटीशन करेंगे ही। जो चीजें हमको सस्ती मिलेंगी हम उसको खरीदेंगे, और सस्ती के चक्कर में हर निर्माता कंपटीशन करने लगता है कि मेरी सस्ती हो जाए, मेरी सस्ती हो जाए, क्योंकि अगर मेरी सस्ती नहीं होगी तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो कीमत पे आप नियंत्रण मत करिए, कीमत पे खुद ब खुद नियंत्रण होगा। मैं एक लाइव एग्जांपल से बताता हूं आपको। विद्यार्थी जीवन में एक बार हम लोग पूरे हॉस्टल से चले गए जयपुर, तो परीक्षा थी राजस्थान पीसीएस की। तो 40-50 लोग थे।
तो परीक्षा देने के बाद ये मन हुआ कि जयपुर थोड़ा देख भी लिया जाए, भाई आ गए हैं तो घूम लेते हैं। अब 40 लोग इकट्ठे कैसे जाएंगे भाई, ऑटो से तो जाएंगे नहीं। तो बड़ा अच्छा था कि वहां पे छोटी छोटी बसें चलती हैं जयपुर में, जैसे ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स होते हैं टूरिस्ट, तो उनके लिए छोटी छोटी बस रखे हैं कि 25-30 लोगों के लिए हम मैनेज कर दें। तो वो जैसे ग्रुप देखते हैं सब ना, वैसे वो खुद ही दौड़ते हुए आते हैं। एक आया दौड़ते हुए हैंडबिल लेके, कहा कि सर ये जगह देखिए जयपुर में है और ये सारी जगह आपको हम घुमाएंगे, लिस्ट देख लीजिए, जितनी जितनी जगह इस पे लिखी है हर जगह आपको हम, सभी जगह लिखा हुआ था, कोई जगह उसमें बाकी नहीं था। ये हुआ कितना लोग, कहा 60 रुपए लेंगे एक आदमी से, काफी पहले का मामला है। तो हमारे उस ग्रुप में कुछ अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हमसे जो बतिया रहा है उसके अगल बगल 4-6 और खड़े होके वही ट्रेवलर वाले इंतजार कर रहे हैं कि अगर बात बिगड़ जाती है, अगर डन हो जाता है तब तो चले ही जाएंगे लोग, अगर बिगड़ जाती है तो फिर हम जाएंगे। तो समझ गए वो सीनियर, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जाओ तुम। वो चला गया। तब तक फिर एक आ गया, वो देख रहा था कुछ बातचीत इन लोगों में हो रही है, करीब नहीं था, दूर था। भड़क जाते हैं सब ना, जो डील करते हैं वो भड़क जाते हैं कि हम बात कर रहे थे तुम कहाँ आ गए बीच में। तो खैर वो जब ये चले गए तो दूसरा वाला आ गया, उसने कहा साहब चलिए बस खड़ी है बैठिए। तो कितना लोगे, कहा 60 रुपया। कहा पागल हो, 40 रुपये में खुद ही तैयार था, 40 रुपये में तैयार हो गया था, 60 तुमको कहाँ दें। अब बड़ा असमंजस में पड़ गया वो कि 40 में तैयार था। तो कहा कि चलिए 35 दीजिए, 35 दीजिए बैठ जाइए। फिर नहीं बैठे। आपको लग रहा होगा कि हम कहानी सुना रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अर्थव्यवस्था का इससे बढ़िया आपको उपयोग हम बता नहीं सकते पूंजीवाद का। उसको भी भगाया, फिर एक आया 20 रुपए में तय हो गया, 60 से घट के 20 रुपए में, उसको भी भगाया। फिर एक आ गया, उसने कहा कि फ्री में ले चलेंगे। इसी का तो इंतजार था। लेकिन ये था कि दिमाग की दही तो बनी रही थी कि कोई फ्री में क्यों ले जाएगा। अच्छा वो ऐसा शो किया जैसे मारे गुस्से को उसने फ्री में बोल दिया। जैसे गुस्से में नहीं आदमी आता है बार्गेन होना कि ऐसा तो फ्री में ले लीजिए, कुछ इस टाइप का। तो उसने कहा कि फ्री में चलिए, बैठिए बैठिए गाड़ी में बैठिए, फ्री में घुमाएंगे। तो हम लोगों को लगा कि हमारे गुस्से का नुकसान कर दिया ये। अरे भाई उसकी गाड़ी चलेगी, उसका डीजल जलेगा, उसका ड्राइवर है, उसका एक तो और है हेल्पर है, तो ये सब कहाँ से आएगा। गणित थी वो बाद में समझ में आया। कहा चलिए चलिए फ्री में बैठिए, बैठ गए हम लोग। और उसकी गणित क्या थी, वो फेल हो गई। गणित ये थी कि ये 40 लोग बैठेंगे, पूरा दिन भर घूमेंगे, डेफिनेटली चाय नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। अरे भाई खाना खाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे और कुछ न कुछ परचेजिंग करेंगे, क्योंकि जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पे तमाम हैंडीक्राफ्ट की चीजें राजस्थान में जयपुर में लोग खरीदते हैं। और वो भूल गए कि बच्चे लोग हैं। फिर एक बढ़िया हैंडसम रेस्टोरेंट पे रोका, कहा सर चाय वाय आप लोग पी लें, उसके बाद हम आगे चलते। और मालूम चला वहां कमीशन तय था उसका। आप ये ध्यान नहीं देते, रोडवेज की बसें या बाकी बसें जहां पर्टिकुलर जगह पे रोकती हैं उसमें कुछ उन की सेटिंग रहती है। उसने वहां पे रोका, वो चाय उसकी बहुत महंगी थी, हर चीज बहुत महंगा था। महंगा सिर्फ इसलिए था कि भैया उनको भी कुछ देना है, नहीं बताया नहीं उसने। लेकिन सीनियर लोग एक्सपर्ट थे, वो समझ गए। तो उनका हम लोग चाय नहीं पियेंगे। 2-4 लोग निकल गए दाहिने बाएं, कहीं गुमटी सुमटी में चाय वाय बिक रही थी, उधर पीने लगे। उसका वो भी प्लान फेल हुआ। फिर कहा खाना खा लीजिए, वो खाना हम खाते ही नहीं, हम लोग सब व्रत हैं आज। अब वो इरिटेट हो गया क्योंकि अब उसका पैसा। तो ये है बेटा पूंजीवाद। पूंजीवाद में प्राइजों को सरकार को नियंत्रित नहीं करना है, ये आपस में प्राइस खुद ही निर्धारित कर लेंगे। इतना जबरदस्त कंपटीशन करेंगे ये, इनकी कीमतें खुद ब खुद निर्धारित हो जाएंगी। तो एडम स्मिथ ने कहा कि चिंता आप मत करिए, आप बाजार को रेगुलेट मत करिए, बाजार स्वतः रेगुलेट हो जाएगी, कीमतें खुद ही निर्धारित हो जाएंगी, उसमें आपको निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो हर सेक्टर जहां ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा सारे लोग कूद पड़ेंगे वहीं। और जब सारे लोग कूद पड़ेंगे तो प्रॉफिट धीरे धीरे क्या होगा, कम करना शुरू करेंगे, ताकि उनका सामान कम कीमतों पे डिमांड बढ़ जाती है, अधिक कीमतों पे डिमांड घट जाती है। बोल नहीं रहे बेटा।
तो सब लोग अपनी कीमत घटाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताऊं 70-70 हजार रुपए के मोबाइल हैंडसेट 3-3, 4-4 हजार रुपए की मार्जिन पे बेचे जा रहे हैं, क्योंकि हर कंपनियां मार्जिन ही अपनी घटा रही हैं। उनका बस इस पे फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बिक जाए हमारा, तो ओवरऑल मार्जिन ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, आप अपनी मोबाइल नया बना के उसकी कीमत बहुत नहीं बढ़ा पाएंगे, और बहुत बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं, सस्ता हैंडसेट खरीदेगा। तो आपको अपनी प्राइस घटानी पड़ेगी। निर्माण की कॉस्ट से तो नहीं घटाएंगे, लेकिन प्रॉफिट में कमी कर सकते हैं। अब हजार रुपए के प्रॉफिट पे 70 हजार का मोबाइल बिक रहे हैं, जिसमें कई लोगों का बंटवारा हो रहा है, डीलर का, सब डीलर का, तब जाके 1000 रुपए की मार्जिन बन रही है। 200-400 रुपए किसी को तो मिले, कोई क्यों काम करे। तो एडम स्मिथ ने यह बताया कि आप चिंतित मत होइए, कीमत उमत की आप परवाह मत करिए, जो सरवाइव होगा वही फिट करेगा, जो फिट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। बोल नहीं रहे, तो वो चिंता खत्म हुई ना, कि निजी लोग प्राइस अनाप शनाप नहीं ले पाएंगे। आगे लिख लो, इस अर्थव्यवस्था के जनक कौन बेटा? एडम स्मिथ थे। उन्नीस में उन्होंने अपनी पुस्तक 1976 में उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ कहां के थे बेटा? यूके के थे, ब्रिटेन के थे, है ना। ब्रैकेट में लिख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। संविधान पढ़ाते समय कहीं मैंने नाम लिया था, भूल गए। यूके के थे। अरे इसका प्रभाव तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे पड़ गया, बाकी की बात ही छोड़ दें, है ना बेटा। उन्होंने बताया कि निजी स्वामित्व में रहते हुए भी, उन्होंने बताया, लिखो बेटा, उन्होंने बताया कि निजी स्वामित्व में रहते हुए भी कीमतें नियंत्रित हो जाएंगी। कीमतें नियंत्रित स्वयं हो जाएंगी, ऐसा लिखो, कीमतें नियंत्रित स्वयं हो जाएंगी। ऐसा प्रतिस्पर्धा के कारण होगा। ऐसा किस कारण होगा बेटा? प्रतिस्पर्धा के कारण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन के कारण होगा। समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? कीमतों को सरकार को नियंत्रित नहीं करना होगा, कीमतें खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएंगी। क्यों नियंत्रित हो जाएंगी? क्योंकि तमाम लोग एक ही चीज जब बनाएंगे तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, और उसको पता है कि अगर हमारी कीमतें कम रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारी बिक्री होगी। तो सरकार को उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। देखें, इस अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। इस अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण हैं, लिखें बेटा क्रम से। पहला, खुले बाजार की नीति। ओपन मार्केट पॉलिसी, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो खुले बाजार की नीति। इसका क्या मतलब है बेटा, थोड़ा सुनिए। खुले बाजार की नीति, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका यह मतलब है कि बाजार पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आप बाजार से दूर रहिए, बाजार को जीने दीजिए और बाजार को बढ़ने दीजिए। क्लियर है? और उन्होंने यही कहा कि बाजार में वो नियम लगा दीजिए जो जंगल का नियम है। जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो चला जाएगा। कितनी नई दुकानें खुलती हैं, बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? वो नहीं सरवाइव कर पाए। सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो आप घर जाइए। सरकार कोई हमदर्दी आपसे थोड़ी दिखाएगी कि आपकी नई नई दुकान खुली थी, बड़ा पैसा वैसा लगाए तो आपकी दुकान चले ना चले।
खरीदार आपकी दुकान पर नहीं जाते, सरकार से क्या लेना देना है। अब आप अपनी बुद्धि लगाओ कि कैसे आपकी दुकान पर खरीदार आएंगे। और खरीदार को क्या चाहिए होता है, सस्ता और बढ़िया। अगर आप अपनी कीमतें बाजार से बहुत उच्च बना के रखे हुए हो तो आज नहीं तो कल लोग तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि खरीदार पागल होता नहीं, वो दो दो तीन तीन जगह जांचता है, ये आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ क्या है। और इसी में कभी कभी झूठ भी बोलता है कि पिछली दुकान पे तो 80 रुपए का मिल रहा था, आप कहे 100 रुपए का बेच रहे हैं। और दुकानदार कभी कभी समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है, तो कह देता वहीं से जाके ले लीजिए। अगर उसको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल है तो वो भी घबरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन जब वो समझ जाता है कि इससे कम में नहीं कोई बेच सकता, तब वो जानता है कि अब ये झूठ बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, तो कह देता है कि जाके वहीं से खरीद लीजिए। क्लियर है, यहाँ तो कंपटीशन है ना बेटा। तो इसको क्या बोला जाता है, खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट। इसको एक नाम दिया था एडम स्मिथ ने, तो वो हम आपको बता दें। उन्होंने इसको नाम दिया था लेसांस फेयर। लेट्स ओपन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ दीजिए। उसी के आगे इस शब्द को लिख लीजिए, लेसेस फेयर। इसको खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा, बहुत शानदार शब्द है ये, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या बेटा, बाजार को अनियंत्रित रहने दीजिए, खुद ब खुद नियंत्रित होने दीजिए। क्लियर है बेटा। हाँ, दूसरा लिखो बेटा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। माने ऐसी अर्थव्यवस्था मार्केट बेस्ड होती है, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब है बेटा, हाँ नहीं, इसका ये मतलब है कि बाजार मांग और पूर्ति से स्वयं निर्धारित होती है। ऐसे समझो जैसे हर चीज को सरकार को बनाना हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो सरकार का जो रिसोर्सेज है बेटा वो अनलिमिटेड नहीं ना है, सीमित रिसोर्सेज हैं। हर चीज अगर सरकार को बनानी होगी तो सबसे पहले सरकार क्या बनाना चाहेगी, जो देश और समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो पहले वो बने, क्रम से बनाएगी ना। सरकार के पास अनंत पैसा नहीं ना है बेटा, इसलिए सरकार ने कहा कि ये सब काम हम करेंगे ही नहीं, ये सब काम निजी लोग करें, सरकार नमकीन नहीं बनाएगी। आपको पता नहीं कौन सा टेस्ट पसंद है, तो सरकार इस सब पचड़ी में क्यों पड़े, तो नमकीन बनाएंगे हल्दीराम, है ना, जो आपको पसंद है वो बनाएंगे बेचेंगे, नहीं पसंद होगा नहीं बनाएंगे नहीं बेचेंगे, 72 कंपनी आ गई नमकीन बनाने के। अब सरकार ये सब काम नहीं ना करेगी, मिठाई सरकार नहीं बनाएगी, आपको जो पसंद हो जाके खरीदिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो छोटी छोटी जो उपभोक्ता की चीजें हैं, सरकार अगर उस पचड़े में फंस जाए तो फिर तो सरकार तबाह हो जाएगी, जरूरी काम सरकार का पीछे छूट जाएगा। इससे सरकार ने कहा कि ये सब चीजें हम मार्केट के भरोसे छोड़ देते हैं, आप डिमांड करोगे चीजें बनेंगी, आप मांग करोगे चीजें बन जाएंगी। अब जैसे खाने पीने का ब्रांड है, मुझे लगता है परिचय का मोहताज नहीं, हल्दीराम, वो क्या क्या बनाता है आपको पता नहीं, आपको समझ में आता है वो नमकीन खाली बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिठाई बनाता है, पूरी दुनिया में बेचता है, रसगुल्ला बेचता है, अब वो ज्यादा डिमांड उसकी रहती है ना। खाना बेचता है, लंच पैकेट बेचता है, क्योंकि उपभोक्ता वाले मार्केट की सबसे बड़ी अच्छाई और सबसे बड़ी बुराई यही है कि आप जो मांगेंगे वो देंगे आपको, बस उनको प्रॉफिट चाहिए। और ये ब्रांड तो पूरी दुनिया में छा रहा है, भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कलकत्ता बेस्ड हैं ये लोग, लेकिन आप देख रहे हो पहचान एक बना ली आपने। मार्केट में तमाम लोग आए, अभी भी है मार्केट में, लेकिन मुकाबला उससे नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी और अपनी प्राइस के साथ कोहराम मचाए हुए हैं। कुछ लोग क्वालिटी पसंद करते हैं, कुछ लोग प्राइस क्वालिटी दोनों देखते हैं, है ना बेटा। कुछ लोग खाली प्राइस देखते हैं, क्वालिटी कुछ भी हो चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो आप जी सकते हैं तो जिंदा रहिए, नहीं जी सकते हैं तो मत रहिए, सीधी सी बात है इस अर्थव्यवस्था की। इसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था की कुछ परेशानी है बेटा,
कि कभी कभी ऐसी चीजें मार्केट में आने लगती हैं जिनकी समाज को बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। विलासता की चीजें, विलासता समझ रहे हैं, ऐसो आराम की जो चीजें हैं वो सब मार्केट में ज्यादा आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ा, यानी लोगों के पास अगर सरप्लस हुआ, तो सामने वाला समझ रहा है कि अब इनको विलासता की वस्तुएं चाहिए, वो वस्तुएं मार्केट में बांट देंगे, जबकि समाज के लिए वो जरूरी हो ना हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। तो मार्केट आधारित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है, वो सिर्फ आपकी मांग को देखती है, आपकी डिमांड क्या है। और इस बात को कोई जरूरत नहीं होती उसको देखना कि आपकी डिमांड उचित है कि उचित नहीं है। हाँ, लीगल इलीगल की बात हो सकती है, लेकिन डिमांड उचित है उचित नहीं है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। अल्कोहल बेचना उचित है कि उचित नहीं है, इस पर बात हो सकती है, इस पर डिबेट हो सकती है कि शराब बेचना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन शराब बनाने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है। तो एक से एक बढ़िया ब्रांड बना के मार्केट में बांट देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद है, घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम इंडियन सोसाइटी में तो सब खराब बात मानी जाती है। लेकिन क्या भारत में शराब बनना बंद हो गया? अरे सरकार भी बनाती साहब, लोगों की तो छोड़ दो, सरकार भी बहती गंगा में हाथ धो रही है। सरकार शराब नहीं बनाती, सरकारी फलाना दुकान बोर्ड लगा होता है, सरकार कहती है कि हमारी दुकान है, यहां से खरीदें। हाँ, निजी लोगों को बनाना और बेचने नहीं देती सरकार। निजी लोग ना शराब बनाएंगे ना बेचेंगे, हम बनाएंगे हम बेचेंगे। अगर ये खराब चीज है तो आप भी मत बनाइए ना, आप भी मत बेचिए। लेकिन चूंकि सरकार एक तरफ इसको खराब कहती है, एक तरफ उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अरे भाई, शराब पीने वाले देश को बहुत हैंडसम सहयोग करते हैं, बहुत बढ़िया सहयोग करते हैं, जिससे देश चल रहा है। तो उनको हल्के मत लीजिए, कहीं सड़क पे गिरते पड़ते दिखे तो उनको संभालिए, है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरा देश चल रहा है। ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल, अच्छे लोग हैं भाई, तो वो एक योगदान करते हैं सरकार को। तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है सरकार को कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, इससे कोई लेना देना है। डिमांड अगर है तो हम उसको बेचेंगे। यही है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। निजी संपत्ति, इस अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी खासियत यह भी होती है, यहाँ क्या विद्यमान होता है बेटा? निजी संपत्ति होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, नहीं होती है। अब यही तो हम लोगों की समाज की आजकल पहचान हो गई है कि जिसके पास निजी संपत्ति अधिक होगी वो हायर स्टेटस में होगा, वो इलियट ग्रुप कहलाएगा, समाज का धनाढ्य वर्ग कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये भी इसका मुख्य प्रेरक तत्व है। क्या हम निजी संपत्ति को लेकर मोटिवेट नहीं रहते कि हमारे पास भी 2 प्लाट हो जाए, हमारे पास भी घर हो जाए, हमारे पास भी कार हो जाए, कार में भी फरारी उरारी हो जाए तो बहुत अच्छा। यही तो है बेटा, यहाँ निजी संपत्ति का बोलबाला होता है। इसका मतलब क्या साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होती? एक दिन हंसी मजाक में आपको मैंने बताया था कि साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं होती। मेरा कहने का हक नहीं है कहीं आपका। ये लैपटॉप मेरा है, ये कैमरा मेरा है, ये पंखा मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ऐसा हम यहां बोल सकते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ सरकार का है। यहाँ क्या है बेटा? निजी स्वामित्व है। आगे लिखें। लाभ प्रेरक तत्व होता है। अगर 2 लाइन लिखना होगा बेटा तो इस पे लिख लोगे ना? बोले, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ हेडिंग की तरफ जा रहे हैं, उससे आप भाव समझ पा रहे हैं। लाभ क्या होता है बेटा इस अर्थव्यवस्था का? प्रेरक तत्व होता है। यानी पूरी अर्थव्यवस्था को गवर्न कौन करता है बेटा? प्रॉफिट करता है। अब ये प्रॉफिट कमाने वाले थोड़ा अपने अपने ढंग से सोचते हैं। अब मैडम ने ये सब नहीं समझाया, कहा कि आप समझदार हैं, आप समझिए। अब उन्होंने क्या बताया वो जरा समझिए। जैसे एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है जो मार्कर बनाती है, इसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। मान लीजिए वो चाहती है कि हम इसका प्रॉफिट अपना थोड़ा बढ़ाएं, प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका हो सकता है कि मार्कर की कीमत बढ़ा दे, हाँ या ना? जैसे मार्कर मान लो अगर 20 रुपए का बनता है, अरे बनने की कोई कॉस्ट आती होगी, और मार्केट अगर 30 रुपए का मार्केट में बेचा जा रहा है, तो एक कंपनी एक मार्कर पे कितना ले रही है? 10 रुपया। अरे कुछ बोलेंगे?
आप तो लग रहा है जैसे अंतरिक्ष से आए हो, कुछ पता ही नहीं है। ये 20 रुपए का मार्कर बना है और अगर 30 रुपए मार्केट में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब एक मार्कर पे 10 रुपए की प्रॉफिट कमाई जा रही है। और कमाएगा ही भाई, वो समाज सेवा करने थोड़ी निकला है कोई, वो कमाएगा। अब एक बात मुझे बताइए, अगर ये कंपनी चाहती कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, इसके पास दो उपाय है, और दुख इस बात का कि हम खाली एक ही उपाय समझ पाते हैं। एक उपाय यह है, जिसमें एक डेटा से आपको समझाता हूं और आप समझ पाएंगे। जैसे एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, वो 10 मार्कर बनाती है ना बेटा? लिखना पड़ेगा बेटा, पसीना आ जाएगा सर पे, बता तो है। एक दिन अगर परीक्षा देनी होगी तो आपको लिखना भी पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इसी सबसे एसडीएम बन जाते हैं लोग, इसी सबसे सड़क पे घूम रहे हैं। जो चीजें बताई जा रही है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10 मार्कर अगर बनाई जाती है और एक मार्कर की कीमत 30 रुपए रखी जाती है, तो उसको कितना मिला बेटा? 300। यानी उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नहीं सॉरी, 10 मार्कर है ना, 30 रुपए बेचता, 30 रुपए तो टोटल उसके पास आया। और एक मार्कर पर अगर उसको 10 रुपया मिलता है तो मार्कर कितने हैं? 10। कितना मिला? 100 रुपया। तो 200 रुपये उसकी कॉस्ट आ गई मार्कर बनाने की, और 100 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। अब अगर वो चाहे कि हम प्रॉफिट बढ़ाएं तो उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, इसकी कीमत कर दे 40 रुपया। बोल नहीं रहे। अब वो 10 मार्कर कितने में बेच रहा है बेटा? 40 रुपए में। अब ये कितना हो गया? 400। मार्कर की कॉस्ट प्राइस वही है। अब इसको प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया? 200 रुपया। पहले कितना था? 100 रुपया। अब इसकी प्रॉफिट बढ़ के हो गई कितनी? 200 रुपया। लेकिन एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब मार्कर की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घट सकती है। बोल नहीं रहे। मार्केट का ये नियम भी है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड घटती है, जब प्राइसेस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अभी टमाटर 200 रुपया किलो है, क्या इसकी डिमांड नहीं घटी है? कुछ लोग टमाटर खाना ही छोड़ दिए, कुछ लोग खाली देखो के काम चला लेते हैं, कुछ लोग देख के छू भी लेते हैं कि भाई कैसे है टमाटर, और कुछ लोग तो ताकते भी नहीं उधर, क्या देखना ही है ना बेटा? लेकिन अभी टमाटर 5 रुपया किलो हो जाए, झोला भर भर के टमाटर ले जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो एक चीज बताइए कि अगर उसने मार्कर की कीमत बढ़ा के 40 रुपए किया तो संभावना इस बात की है कि उसकी डिमांड घट जाए, और डिमांड घटने में हो सकता है वो 10 मार्कर बेच पाते थे, 5 ही बेच पाए। बोल नहीं रहे। थोड़ा इसको समझिए बेटा, बड़ा एक क्लिष्ट मामला है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक दूसरा उपाय है जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, मार्कर का प्रोडक्शन ही बढ़ा दें, मार्कर का उत्पादन बढ़ा दें। अब 10 मार्कर बनाते थे, अब 100 मार्कर बनाएंगे। बोल नहीं रहे। और मार्कर की कीमत बढ़ाने की जगह पे घटा दें। बोल नहीं रहे हो। थोड़ा डेटा देख लो। इसका प्रयोग लालू जी ने किया, ठीक है? और मुझे तो हल्के मत लीजिए भाई, अभी बताते हैं उदाहरण उनका। अब जैसे किसी ने क्या किया कि एक मार्कर की जगह पे वो 100 मार्कर बनाने लगा। बोले बेटा? और मार्कर की कीमत उसने निर्धारित कर दी 35 रुपया, 5 रुपया घटा दिया। और अर्थव्यवस्था का नियम आपको पता है कि जब कीमतें घटती हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। बोल नहीं रहे। तो संभावना यह है कि इसकी डिमांड बढ़ जाए, इसका 100 मार्कर बिक जाए। अब 100 मार्कर अगर बिका तो इसको कितना मिल गया बेटा? 3,500 रुपया मिल गया। एक मार्कर की जो कॉस्ट है वो तो 20 रुपया ही है, 2,000 रुपया उसकी कॉस्ट हो गई। 2,000 रुपये इसमें से कॉस्ट निकाल दीजिए, बचा कितना? 1,500 रुपया। बोल नहीं रहे। और पहले कितना था? 100 रुपया। बढ़ाया जब प्राइस तो 200 हो गया। लेकिन वहां एक रिस्क था कि डिमांड घट सकती थी, और यहां तो कोई रिस्क नहीं, प्रॉफिट बढ़ गया ना। बोल नहीं रहे। ओवरऑल उसका प्रॉफिट तो बढ़ गया। तो प्रॉफिट कमाने का एक तरीका यह भी है कि कीमतें घटा दीजिए, डिमांड बढ़ जाएगी, मार्जिन आपकी कम रहेगी, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो मार्जिन हैंडसम हो जाएगी। लालू यादव रेल मंत्री थे, सुन लो थोड़ा, कुछ दिनों के लिए रेल मंत्री थे, उसी का बवाल चल रहा है आजकल।
भाई उनके खिलाफ केस चल रहा है ना, तो जमीन के बदले नौकरी, कुछ ऐसा मामला था। रेलवे में नौकरी के लिए जमीन ले लेते थे, पैसा लेने में थोड़ा रिस्क था, तो जमीन बैनामा करिए, नौकरी लीजिए, यही सब चला। अब जो भी सही हो गलत हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जांच चल रही है। लेकिन वो चर्चित बहुत हो गए। जब उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला तो रेल घाटे में था, रेल को फायदा नहीं हो रहा था। लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे प्रॉफिट में आ गया, ऐसा लालू जी ने कहा कि अब रेलवे प्रॉफिट में आ गया। तो बड़े भारी अर्थशास्त्री निकले, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको इनवाइट किया, जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं ना, पढ़ते मैनेजमेंट वगैरह विदेशों में, इनको इनवाइट किया व्याख्यान देने के लिए कि आप जरा बताएं ना कि ऐसा जादू कैसे कर दिया आपने, ताकि हमारे मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं वो भी आपकी राय को सुने। तो उनका अंदाज तो भैया वही होगा, चाहे कैम्ब्रिज चले जाए चाहे वो कहीं चले जाए। तो अपने उसी ठेठ देहाती अंदाज में पहुंचे, पान वान खाए हुए, और फिर उन्होंने बताया यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब तक रेलवे को ये लगता था कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एक तरीका है कि टिकट के प्राइस बढ़ाए जाए, और मैंने थोड़ा उलट दिशा में काम किया। मैंने टिकट के प्राइस घटाए और मैंने अधिक ट्रेनें चलाया, हर ट्रेनों में डिब्बे बढ़ा दिया। जो ट्रेनें हफ्ते में एक चक्कर लगाती थी उन्हें मैंने 3-3 चक्कर कर दिया। तो वही कॉन्सेप्ट हुआ ना बेटा, कि प्राइस को घटाइए, क्वांटिटी ज्यादा रखिए, ओवरऑल आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगी। तो इस अर्थव्यवस्था में बेटा यही है कि ये पूरी अर्थव्यवस्था लाभ को मोटिवेट करती है। अब लाभ आप कैसे क्रिएट कर पाते हैं आपकी मर्जी। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना बेटा, कम प्राइस पे चीजों को अफोर्ड कर लेती, छोटी कंपनियां हैं उतनी कम कीमत पे चीजों को बना नहीं पाती, इसलिए प्राइस में उनसे कंपटीशन नहीं कर पाती, इसलिए वो बाहर हो जाती है। बड़ी कंपनियां सर्वाइव करती रहती। क्लियर है बेटा? क्या लिखा लास्ट वाला बोलो जरा। लाभ प्रेरक तत्व होता है। क्लियर है बेटा? हाँ, आय की असमानता होती, बड़ी भारी खासियत है बेटा। आय ऑब्लिक संपत्ति, दोनों लिख लो। आय ऑब्लिक संपत्ति की क्या होती है बेटा? असमानता होती है इस अर्थव्यवस्था में। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा होगा। बोल नहीं रहे, कुछ बेसिक आइडिया लगा आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे ऑपरेट होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि सरकार को निवेदन किया जाता है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, बाकी जो चीजें हैं उसको आप टेंशन में मत आइए, बस आप संसाधनों को निजी हाथों में सौंप दीजिए। अब संसाधन निजी हाथों में अगर गया तो उत्पादन निजी हाथों में हो गया, हम शुरू से बता रहे हैं। अब लोहे से कौन सी चीज मार्केट में आएगी ये सरकार नहीं फैसला करेगी, ये उपभोक्ता फैसला करेंगे। तो जिस चीज की डिमांड करेंगे, बनाने वाला बस उन्हीं का मुंह देखेगा कि इनको क्या चाहिए, बस वो बना के बेचेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। पता नहीं मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है बेटा? पैरा चेंज करिए। यानी पूरी की पूरी तरह से आप ये समझ लें कि इस अर्थव्यवस्था को ऑपरेट कौन करता है बेटा? बाजार। बाजार माने कोई चौक का बाजार बाजार मत समझिएगा। बाजार माने होता है जहां डिमांड होती है। अर्थव्यवस्था में बाजार का मतलब है वेयर इज डिमांड, जहां मांग है वही बाजार है। बाजार का मतलब नहीं कि दुकान खुली हो वही बाजार है। अर्थव्यवस्था में मांगे ही बाजार है। नोट बना के लिखो, नहीं बाजार माने चौक का बाजार समझ लोगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में मार्केट अथवा बाजार का अभिप्राय किसी स्थान से नहीं होता। अर्थव्यवस्था में मार्केट अथवा बाजार का अभिप्राय किसी स्थान से नहीं होता, वरन मांग से होता है, डिमांड से होता है। किससे होता है बेटा? मांग से होता है, डिमांड। अब इसमें क्या हुआ, आजकल आप देखो मार्केट में, आजकल ई मार्केटिंग का जमाना हो गया, देख रहे हो? इससे क्या फायदा हो रहा है आपको? इससे चीजें सस्ते में मिल जा रही हैं। मार्केट प्राइस से डेफिनेटली कम प्राइस में आपको मिलेगी ऑनलाइन। ऐसा क्यों होता है? बस बस, और कुछ नहीं बेटा।
एक्चुअल में कोई जो प्रोडक्शन आप तक पहुंचता, आपकी दुकान तक पहुंचता, उसमें कई बिचौलिए होते हैं। एक बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका गोडाउन होता है, वो कंपनी से माल अपने यहाँ खरीदते हैं, अपने यहाँ से खरीद के ब्रोकर को देते हैं जो छोटे छोटे शहर शहर में होते हैं, फिर वो छोटी छोटी दुकानों को देते हैं। हर कोई अपना प्रॉफिट रखता है। बोल नहीं रहे बेटा? डेफिनेटली हर कोई अपना प्रॉफिट रखेगा, नहीं रखेगा तो फिर ये क्यों करेगा? क्लियर है बेटा? अब ये क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। वो जो प्रॉफिट बीच वाला है उसको वो हटा देते हैं और फैक्ट्री से सीधे प्रोडक्शन आप तक पहुंच जाता है। फैक्ट्री भी सस्ते में नहीं बेचती, फैक्ट्री को जितना चाहना होता है उतना वो ले ही लेती है, लेकिन कंज्यूमर को सस्ते में सिर्फ इसलिए मिल जाता है कि बीच के जो बिचौलिए हैं वो गायब हो गए, उनकी प्रॉफिट गायब हो गई, और उनकी प्रॉफिट गायब हो गई तो आप तक सीधे लाभ उपलब्ध करा देते हैं। कभी कभी फैक्ट्रियों में कुछ प्रोडक्शन है जो नहीं बिकते, डिमांड उनकी नहीं होती, माल फंसा हुआ है कंपनी के पास, कंपनी चाहती है कि हम सब अपना पैसा खाली करें, तो आप देखते हो 50% डिस्काउंट और धन धनाते हुए आप तक पहुंचाता है। दुकान वाला कभी ये नहीं करेगा, क्योंकि वो महंगे में खरीदा है, डेफिनेटली वो 50% डिस्काउंट करके नहीं बेच पाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। इस अर्थव्यवस्था में बेटा तरह तरह की सोच है। एक हमारे मित्र हैं, शाम को पढ़ते हैं सिविल में, तो वो अपना वो अमेजोन से जुड़े हुए हैं, तो वो भी सप्लाई करते हैं। तो हमने कहा यार तो बड़ा अच्छा काम करते हैं बैठे बैठे। जैसे आप अमेजोन में ऑर्डर करते हो कोई चीज, तो अमेजोन कोई दुकान थोड़ा ही है, उसके पास कुछ नहीं है, उसका तो नेटवर्किंग है, तमाम लोगों से उसका नेटवर्किंग है, जिसके पास उपलब्ध हो उसको ऑर्डर प्लेस करता है, वो पैक करके अमेजोन को देता है, और वो ये इस तरह से चलता है। अमेजोन कुछ नहीं बनाता, फ्लिपकार्ट कुछ नहीं बनाता, ये बनाने वाले लोगों से संपर्क में रहता है। कितने दुख की बात है बेटा, यहां भी अभी एक बिचौलिया मौजूद है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट भी कुछ न कुछ प्रॉफिट लेता ही होगा। सीधे अगर आपका कांटेक्ट उस कंज्यूमर से होता जो अपना प्रोडक्शन आपको भेज रहा है, तो भी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो आप सीधे कर नहीं पाओगे ना, नेटवर्क नहीं है। आप अब अमेजोन क्या है, सारा प्रोडक्ट आपको इमेज स्क्रीन पे दिखाता है, प्राइस दिखाता है, फोटो दिखाता है, और आप उसको देख के प्रभावित होते हैं। एक दुकानदार अगर सीधे आपको देना चाहे तो संपर्क नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा क्या बेचते हो, मैं कहा कि एंटिक चीजें बेचते हैं सर। एंटिक मैंने ब्रास व्रास के जो बने हुए मूर्तियां हैं, आर्टिफैक्ट है, वो बेचते हैं। उनका कहाँ बेचते हो? कहा सिर्फ विदेश में, सिर्फ फॉरेन में बेचते हैं। हम कहते तो बड़ा झंझट का काम होगा। कोई झंझट का काम नहीं, ऑर्डर मेरठ से या यहाँ वहां से मंगाते हैं, वहां बनती है इस तरह की मेटल की धातुओं की मूर्तियां उर्तियां बनती, वहां से मंगाते हैं, हम विदेश को भेज देते हैं, तो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो प्रॉफिट कमाने का तरीका तो सबके पास है बेटा, बस ये है कि अपनी बुद्धि विवेक से आप काम करिए। अमेजन वाले क्या किए, एक ढेला उनका लगा नहीं, प्रॉफिट कमाते हैं। फ्लिपकार्ट वाले क्या किए, अरे वेबसाइट पे फोटो डालना ये कौन सा बड़ा काम है भैया, और फोटो वाला काम भी उन्हीं के जिम्मे लगा देते हैं जिसका प्रोडक्शन बेचना है। वो कह देते हैं कि 10 फोटो भेजिए तो हम उस पर लगाएंगे। तो है सब बुद्धि विवेक का काम है, सब लोग बुद्धि का प्रयोग करें। गूगल क्या है, गूगल बहुत ऐसा, एक चवन्नी गूगल का कुछ नहीं है। गूगल पे हमारा वीडियो है, गूगल पे आपका वीडियो है, गूगल पे हमारा लेख है, आपका लेख है, बस वो बिचौलिया बन गया। आप अगर कहोगे भूगोल और यूट्यूब पे जाके क्लिक करोगे तो मेरा भी वीडियो ढूंढ लेगा। अब आपको जो पसंद हो देख लो, इसमें गूगल का क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। वो तो बस मिलाने वाला एक प्लेटफॉर्म है, सारे दिमागों को एक साथ मिला देता है। बहरहाल आगे बढ़े बेटा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ, पैरा चेंज करके बेटा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ यूके से हुआ, यानी पूंजीवाद के जन्म की जमीन है वो। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कहां से हुआ बेटा? यूके से हुआ। यूके माने यूनाइटेड किंगडम से हुआ। क्लियर है बेटा? हाँ। एडम स्मिथ को पूंजीवाद का पिता कहा जाता है, एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था संपूर्ण यूरोप तथा विकसित देशों तक पहुंच गई।
क्लियर हुआ बेटा? संपूर्ण यूरोप तथा विकसित देश मानी यूएसए वगैरह हर जगह ये पहुंच गई। लेकिन शुरुआत कहां से हुई बेटा? ब्रिटेन से हुई। क्लियर है? तो पिता है इसके एडम स्मिथ। क्लियर है बेटा? जमीन है यूके। वहां से इस अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ और बड़ी मजेदार बात है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था छा गई पूरी धरती पर। अब मुझे लगता है दुनिया के लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था या तो पूंजीवादी है या तेजी से पूंजीवाद की ओर बढ़ रही है। क्लियर बेटा? अगले लिखो साम्यवाद। साम्यवादी अर्थव्यवस्था या राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, आप लिख करके दोनों लिख लो। इसके भी कोई पिता होता होंगे? कौन? ना, इसके पिता हैं कार्ल मार्क्स। लिखें, इस अर्थव्यवस्था के जनक पिता जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स हैं। कभी मार्क्स को पढ़ा है? पढ़ लिया करो बेटा, इतना खूबसूरत जीवन मिला है हम लोगों का मनुष्य के रूप में, तो अब नहीं तो फिर कब पढ़ेंगे, है ना? तो मार्केट में जाके कभी कभी अपने सिलेबस के बियॉन्ड भी किताबें खरीद लिया करें। एक ने कहा सिलेबस वाला तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बाहर वाली। नहीं नहीं, अपने दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी अपने इंटरेस्ट की किताबें खरीद लिया करें। विंग्स ऑफ फायर पढ़ लें, विजन 2020 पढ़ लें, और कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। उनकी किताब है जो अपने विचारों को बड़े अच्छे से बताया, दास कैपिटल करके है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, ये भी पूछ लिया। अरे बेटा, हम तो यही हैरत हैं कि जीएस में कुछ भी छोड़ते थोड़ी है। उसने पूछा मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग किसे कहा, सामान्य अध्ययन में पूछ लिया। तो मार्क्स ने अपनी किताब में समाज के दो वर्गों को कहा, एक सर्वहारा, एक बुजुर्गा। धनाढ़ वर्गों को बुजुर्गा कहा और जो श्रमिक थे उनको सर्वहारा कहा, और कहा कि एक दिन ये सर्वहारा सभी धनाढ़ लोगों को मार डालेंगे। अब हमसे मत समझो डिटेल, ठीक है? उसको पढ़ लेना या नेटवेट पे उपलब्ध होगा, पढ़ लीजिएगा आप। उन्होंने ये कहा कि अभी आपने क्या पढ़ा, पूंजीवाद की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अमीरी और गरीबी के बीच की खाई ये बढ़ती है। हम गरीब होते 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 एक ऐसी सीमा तक गरीब हो जाएंगे जब हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं रह जाएगी, उस दिन हम निकल पड़ेंगे सड़क पे और खून बहेगा सड़कों पर। इसे कार्ल मार्क्स से कहते थे कि संपूर्ण क्रांति होगी एक दिन। वो दिन चाहे जब आए, लेकिन आएगा जरूर, और पूंजीवाद खत्म होगा। ये उनकी सोच थी। भाई अमीर हमी को तो लूट रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, रातों दिन किसी न किसी प्रकार से लूट ही रहे हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं। अडानी 8-9 साल में दुनिया के सबसे रईस आदमी होने जा रहा है, तो बीच में गड़बड़ा गया मामला उनका, नहीं तो अब तक तो झंडा गाड़ी दिए होते। एक बात मुझे बताइए, इस देश में अमीर अगर अमीर होता जा रहा है तो पैसा कहां से आ रहा है? कोई गरीब हो रहा है। अरे बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कोई तेजी से अमीर हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी कीमत कोई चुका रहा है, कोई गरीब हो रहा है। ऐसे समझो, इस क्लास में अगर 10,000 रुपए हो सबके पास टोटल, और उसमें से 9,000 रुपए अकेले मेरे पास हो, तो सिंपल सी बात है 1,000 आप सभी लोगों के पास है। किसी पास कम है, किसी पास ज्यादा है। और मेरे पास 9,900 अगर हो गया तो आप लोगों के पास मात्र 100 रुपए। इस देश की अर्थव्यवस्था में अनंत पैसा नहीं ना है, बोल नहीं रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था में अनंत मुद्रा नहीं ना है बेटा, अनंत कैपिटल भी नहीं है। अगर इस पे किसी का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली किसी का घट रहा है। अगर घटेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे किसी के पास?
तो अमीरी गरीबी की खाई तो यहाँ बढ़ती ही रहती है और बढ़ती चली जाती है। कार्ल मार्क्स यही कह रहे थे कि खाई बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी बढ़ जाएगी, लोगों के जीवन के लाले पड़ जाएंगे और फिर लोग खून बहा देंगे सड़कों पर। और इसी को उन्होंने कहा था क्रांति हो जाएगी, और ये क्रांति हुई। यानी मार्क्स की अवधारणा पे धरती पे पहला प्रयोग हो गया और वहीं से मार्क्सवाद स्थापित भी हो गया। लिख लें, 1917 रूस की बोल्शेविक क्रांति। 1917 रूस की क्रांति लिखिए या रूस की बोल्शेविक क्रांति लिखिए, के परिणाम स्वरूप, रूस माने सोवियत संघ बेटा, बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके उपरांत सन 1917 में वहां साम्यवाद की स्थापना हुई। इसे हम राज्य आधारित अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं कि इसे हम राज्य आधारित अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं कि संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य का होता है। संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण किसका बेटा? राज्य का होता है। राज्य माने सरकार का होता है। अतः उत्पादन व वितरण पर भी सरकार का ही नियंत्रण होता है। उन्नीस में, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, 1949 में चीन की क्रांति के परिणाम स्वरूप चाइना में भी क्रांति हुई। 1949 में चीन की क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां भी साम्यवाद स्थापित हुआ। वहां भी साम्यवाद स्थापित हुआ। दो ठो बेटा बन गए दुनिया के धूर देश, एक सोवियत संघ और एक चीन, जहां साम्यवाद स्थापित हो गया। और बड़ी मजेदार बात है कि जो मार्क्स ने कहा वही दोनों जगह हुआ। रूस में भी क्रांति हो गई और चीन में भी क्रांति हो गई। रूस में जो क्रांति हुई वो लेनिन, स्टालिन, इन लोगों के नेतृत्व में हुआ। और वहां उसके पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था, जार वहां के राजा थे, जारों के विरुद्ध क्रांति किया उन्होंने, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अब चाइना में चलिए, चाइना में यह काम किया माओ से तुंग ने, नाम सुना होगा, माओ, माओवादी। अरे आपके देश में भी आज भी हैं, उनकी संतानें तो है ही है, जिनको कहते हैं माओवादी, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, तरह तरह के नाम है, नक्सलवादी, ये सब नाम भारत में तो बड़ा चर्चे में सुना है। माओवादियों ने हमला किया, सुना है? दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, यहाँ वहां किसने हमला किया? माओवादियों ने। ये माओवादी कौन है? माओ की संतानें हैं, उन्हीं के बच्चे लोग हैं। नहीं, जैविक पिता नहीं है लेकिन वैचारिक पिता है माओ। तो माओ का थोड़ा परिचय जान लें। ये चीन के नेता थे, माओ से तुंग, और माओ की बदमाशी की वजह से ताइवान पैदा हुआ। जब चीन में क्रांति शुरू हुई, माओ से तुंग ने क्रांति शुरू किया, तो कुछ नेता भाग के चले गए ताइवान में, शरण ले लिया, वो पूंजीवाद के समर्थक थे। और माओ ने पूरे चीन में क्रांति कर दिया और फिर साम्यवाद स्थापित हुआ जो आज है। माओ का परिचय जरा जान लीजिए। सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है। माओ अच्छे व्यक्ति नहीं थे, उनके बारे में यह कहा जाता था कि मनुष्यों के जितने दुर्गुण थे सब उनके पास थे। एक मनुष्य के जितने दुर्गुण हो सकते थे सारे दुर्गुण उसके पास थे। कहा जाता था कि वो जिंदगी में कभी नहाया नहीं। हाँ, अब क्या हकीकत है आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इसका उल्लेख है कि माओ अपनी पूरी लाइफ में कभी नहाया ही नहीं और कभी ब्रश नहीं किया, और चीन को चीन बना दिया। आज चीन की ये धमक है ना बेटा कि अमेरिका भी थोड़ा घबरा रहा है।
तो उसके बैकबोन में कोई और नहीं है, माओ है, लेकिन एक बदमाशी वो करता था, क्योंकि उसका एक नारा था कि सत्ता बंदूक की नली में होती है, पावर बैरल ऑफ गन में होती है, जिसके पास बंदूक सत्ता उसके पास। और बात भी सही कह रहा था, कोई गलत किया नहीं। जिसके हाथ में बंदूक है, ताकत उसके पास है, ऐसा वो कहते थे। तो भारत में भी वही उन्हीं की विचारधारा वाले कुछ हैं जो बंदूक की भाषा खाली बोलते हैं। उनको लगता है कि बंदूकों से ही सब कुछ बदला जा सकता है, जो बदल नहीं पाएंगे। ये सब गलत हो गया, दोनों देश फेल हो गए। 1990 में रशिया खत्म हो गया, यानी साम्यवाद वहां खत्म हो गया। और चीन तो बहुत चालाक देश निकला, उसको लगा कि ये व्यवस्था हम सस्टेन नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक, तो 1985 में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना शुरू किया। यानी एक ऐसी साम्यवादी व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था तो साम्यवादी है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया के जितने प्रोडक्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ दी चाइना में बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में तो उसका पूरी दुनिया में राज है। भारत में एक मोबाइल, एक कंप्यूटर नहीं बन सकता चीन के बिना, और भारत में एक टैबलेट नहीं बन सकता चीन के बिना। दवाइयों के जितने रॉ मटेरियल है, सब चीन से आते हैं। तो कहने के लिए वो साम्यवादी है, लेकिन उसकी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी है, आर्थिक विचारधारा उसकी पूंजी। अरे दुनिया के जितने उद्योगपति हैं, सब फैक्ट्री लगाए हुए चीन में। एप्पल का फोन चीन में बनता, क्या नहीं बनता चीन में। रशिया उसी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश किया चीन के 1990 में, लेकिन रशिया खत्म हो गया। चीन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चीन होमवर्क करके शुरू किया और रशिया बिना होमवर्क के कर दिया। इनकी कहानी खत्म हो गई। लिखें आगे। 1990 में रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था समाप्त हुई, जबकि 1985 में 1985 में चीन ने साम्यवाद में पूंजीवाद का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, देखिए साम्यवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत निजी संपत्ति का न होना है। महत्वपूर्ण विशेषता या खासियत क्या बेटा? निजी संपत्ति का अभाव या निजी संपत्ति का न होना है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? बोल नहीं रहे हो तो अपनी बात यहीं समाप्त की जाए, कल आगे चलेंगे बेटा इसके। कल नहीं, जब इसका लेक्चर होगा, परसों होगा तो परसों इसका। ठीक बेटा, थैंक यू।